फ्रेंड्स, हमारे सामने अगला प्रश्न है कि कवि या कविवर गोपाल सिंह नेपाली का कवि परिचय दीजिए। तो आइए गोपाल सिंह नेपाली का कवि परिचय हम लोग देते हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये जो है पार्ट 1 TMU एंड मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए 100 मार्क्स का अनिवार्य भाषा हिंदी है। तो प्रश्न है यहाँ पे, कवि गोपाल सिंह नेपाली का काव्य परिचय का उत्तर दीजिए। तो श्री गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को कालीबंगा दरबार नेपाली रानी महल बेतिया पश्चिम चंपारण में हुआ था। बचपन का नाम गोपाल बहादुर सिंह था। उपनाम नेपाली। पिता स्वर्गीय बहादुर सिंह गोरखा राइफल्स में हवलदार यानी मेजर थे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने गलती से बोल दिया था कि गोपाल सिंह नेपाली का जो जन्म था वो हुआ था 1902 ईस्वी में, जो कि गलत है। आप उसे वहाँ पर अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो आप उसे सही कर लीजिएगा। 1902 ईस्वी में नहीं बल्कि 1911 ईस्वी में 11 अगस्त के दिन इनका जन्म हुआ था। श्री गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म 11 अगस्त 1911 को कालिम्पोंग दरबार नेपाली रानी महल बेतिया पश्चिमी चंपारण में हुआ था, जो कि बिहार का ही क्षेत्र है। बचपन का नाम था गोपाल बहादुर सिंह था। उपनाम उनका था गोपाल बहादुर सिंह। नेपाली के जो पिता थे वह स्वर्गीय बहादुर सिंह गोरखा राइफल्स में हवलदार मेजर थे। ठीक है, आपको पता होगा कि नेपाल से ही गोरखा सैनिक जो होते हैं वो ज़्यादातर नेपाली होते हैं। बिहार में जन्मे थे, किंतु सारे देश में अपनी स्वर लहरी से एक नया काव्यमय वातावरण बनाने वाले गोपाल सिंह नेपाली रवानी और जानवी के कवि थे। आज़ादी के रखवाले, मानवता के पुजारी, प्रकृति के अनुयायी, राष्ट्र प्रेम की पहरी, प्रेम तथा सौंदर्य को सहज रूप में जीवन में आत्मसात करने वाले तथा सामाजिक शोषण के खिलाफ विद्रोही आवाज़ बुलंद करने वाले कवि नेपाली एक सहज कवि थे। वे अपने भीतर कविता की गुनगुनाहट महसूस करते थे और उसे पंक्तिबद्ध कर देते थे। हिंदी साहित्य के संत, काव्य परंपरा के वे सहज कवि थे। अपने जीवन अनुभव और अपने आत्ममर्म से उठी आवाज़ को वो बिना लाग लपेट के व्यक्त कर देते थे। परंतु आधुनिक युग में गोपाल सिंह नेपाली ही एक ऐसे कवि थे जो संत नहीं थे, पर संतों के सारे गुण फड़फड़ातापन, उदारता और सहजता से उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान था। नेपाली स्वच्छंद प्रकृति के व्यक्ति थे। यावरी से उन्हें विशेष लगाव था। जीवन भर घूमते रहें और कविता का अलख जगाते रहें। उन्होंने 2-3 जगहों पर पत्रकारिता भी की, पर वहाँ पे भी वो स्थिर न रह सके। फिर उन्होंने बम्बई आकर फिल्म जगत में गीत लिखना शुरू किया, किंतु अन्य फिल्मकार गीतों की तरह उनके सस्ते और चलते गीत नहीं लिखे। यानी जो अन्य फिल्मकार थे गीतकार की तरह उनकी सस्ते और चलते गीत नहीं लिखे, वरना फिल्म जगत में उन्होंने हिंदी का स्तर ऊंचा किया। फिल्म जगत में रहते हुए भी उन्होंने उच्च कोटि के साहित्यिक गीत लिखे जो देश के विभिन्न पत्रों में छपे। इसी काल में उनकी गीतों का संग्रह नवीन प्रकाशित हुआ। राष्ट्रीय एकता का स्वर नेपाली में सबसे अधिक मुखर है। आज देश में जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा के नाम पद देश को कमज़ोर करने की कुचेष्टा चल रही है। भारतीयता का लोप हो गया है। नेपाली ने कहा है, आइए देखते हैं नेपाली ने क्या कहा है। नेपाली ने कहा है देश एक लक्ष्य एक कर्म एक है, 40 कोसी है शरीर मर्म एक है, पूजन करो पढ़ नवाज धर्म एक है, बदनाम हो अगर स्वराज शर्म एक है। कहने का मतलब ये हुआ कि साहित्यिक तौर पे उनकी रचनाशीलता के केंद्र में मुख्य रूप से प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम तथा राष्ट्र प्रेम अवस्थित थे। प्रकृति प्रेम का एक अनूठा नमूना इन पंक्तियों में निर्दिष्ट है। आइए इन पंक्तियों को देखते हैं। निर्झर झरझर मंगल गाओ, आज गर्जना घोर हुई है। छोटा सा है, पूरा यहाँ पे पूरा भी लिखा गया है। निर्झर झरझर मंगल गाओ, आज गर्जना घोर हुई है, छवि की उमड़ घुमड़ में कवि की तृष्टि मानसी मोर हुई है। देश के शत्रुओं के सावधान करते हुए नेपाली की लेखनी से ललकार की लहर फूटी भला है। पड़ोसी तो उसे प्यार कह दो लंपट है, लुटेरा तो उसे ललकार से कह दो कि मुँह से कहा है, जो मुँह से कहा है वही तलवार से कह दो। कहने का मतलब था कि देश के शत्रु को सावधान करते हुए नेपाली की लेखनी से ललकार की लहर फूटी भुला है।
पड़ोसी तो उसे प्यार से कह दो, लंपट है लुटेरा तो उसे ललकार से कह दो, जो मुंह से कहा है वही तलवार से कह दो। आए न कोई लुटन भारत दोबारा। अच्छा, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे लिखने में, इसीलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, हालांकि लिखा सही गया है, बस ये लय में नहीं लिखा गया है। आगे है कि आजीवन गरीबी की चक्की में पीसते हुए 17 अप्रैल 1963 ईस्वी को इनका नश्वर संसार अपने अनुयायियों को विलखते छोड़कर विदा हो गए। और 17 अप्रैल 1963 ईस्वी को जो इनका मृत्यु हुआ था, ये भागलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, जो भागलपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे इनका मृत्यु हो गया था। वो भागलपुर किसी कारणवश से आए हुए थे। तो आई होप कि इनका जो काव्य परिचय था ये काफ़ी आकर्षक और रोचक था, और ये इस बार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते रहते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।